साथियों नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर व्यक्ति के जीवन पर चंद्रमा के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता हूं और तदनुसार उसका निवारण भी प्रस्तुत करता हूं। रत्न और यंत्र हमारे मुख्य विषय हैं। इसी संबंध में आज हम कन्या लग्न की कुंडली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कन्या लग्न में कौन सा रत्न उपयोगी होता है। कुंडली के लिए हम आज कुंडली ले रहे हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। एक सज्जन ने कुंडली भेजी है, उन्हीं की कुंडली का अध्ययन करके हम देखेंगे कि कन्या लग्न पर कौन सा रत्न उपयोगी होता है। इन्होंने अभी तक पुखराज रत्न धारण कर रखा है। पुखराज क्यों धारण किया है मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा कि यही कारण हो सकते हैं। और पुखराज से इन्हें क्या लाभ मिला यह भी मैं बताऊंगा अपने विश्लेषण अनुसार। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इन्हें पुखराज से कोई लाभ नहीं मिला होगा, इसीलिए इन्होंने कुंडली विश्लेषण के लिए कहा है और बाकायदा फीस भी दी है। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई कार्य हो रहा है तो वह खर्च क्यों करेगा। तो मान लिया जाए कि पुखराज से इन्हें लाभ नहीं हुआ है। इनकी कुंडली का मैंने पूरा रिपोर्ट तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार कुंडली में इनका जन्मतिथि है 31 मार्च 1984। जन्म समय है सायंकाल 6:30। स्थान जिला बालाघाट। नाम मैं नहीं ओपन करूंगा क्योंकि मर्यादा भी कोई चीज़ होती है। अब इस अनुसार इनका लग्न बनता है कन्या। चंद्रमा इनका मीन राशि में है अर्थात सप्तम भाव में, तो इनकी चंद्र राशि बनती है मीन। और इनका जन्म अमावस्या की तिथि को हुआ है। ध्यान दीजिए, अमावस्या एक बड़ी चीज़ है, इस फैक्टर को ध्यान में रखना है। योग इनका ब्रह्म है, करण चतुष्पद है। वर्ण ये विप्र वर्ण के हैं, वत्स्य जलचर है इनका। और योन इनकी गऊ है। गण मनुष्य है, नाड़ी मध्य है। यज्ञ इनका प्रभाग है, तत्व जल तत्व है। पाया तांबे के पाए को लेकर ये जन्म लिए हैं। और इनका नामाक्षर था से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि इनको रत्न क्या सूट करेगा, लेकिन चूँकि इन्होंने कुंडली विश्लेषण की बात कही है तो इसलिए थोड़ा हम इनकी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। अब कन्या लग्न इनका बनता है। कन्या लग्न की कुंडली आपके जन्म चक्र आपके सामने स्क्रीन पर है। तो कन्या लग्न में वैसे तो योगकारी ग्रह बुध होते हैं, बुध लग्नेश हैं। उसके बाद शनि होते हैं, शनि पंचमेश हैं। और उसके बाद शुक्र होते हैं जो कि भाग्येश हैं। तो रत्न तो इनको पहनना चाहिए था इन 3 ग्रहों से संबंधित, अगर किसी ने पहनाया है। बुध से संबंधित अर्थात पन्ना, शनि से संबंधित अर्थात नीलम, और शुक्र से संबंधित अर्थात हीरा। लेकिन इन्होंने पुखराज क्यों पहना है, मैं अपना अनुमान व्यक्त करता हूँ। क्योंकि इनकी राशि मीन बन रही है और मीन के स्वामी गुरु और गुरु का रत्न पुखराज। तो किसी ने इनको कहा कि आप राशि स्वामी, जो कि आजकल बाजार में होता है कि आपकी राशि क्या है, राशि स्वामी का रत्न पहन लीजिए। उस अनुसार से इनको रत्न पहनाया गया या स्वयं पहने। दूसरी चीज़ यह है कि गुरु धन के कारक हैं और धन हर व्यक्ति को चाहिए। तो इनको कोई समस्या धन संबंधित रही होगी तो इन्होंने पुखराज पहनाया, इनको पहनाया गया। लेकिन इनका उद्देश्य सफल नहीं हुआ, यह मैं 100% कह सकता हूँ। क्योंकि अगर उद्देश्य इनका सफल रहा होता, पुखराज से इनको लाभ मिल रहा होता, तो ये फिर हमारे पास नहीं आते और हमको फीस क्यों देते। तो देखें कि क्यों इनको पुखराज से लाभ नहीं मिला और किस रत्न से इनको लाभ मिल सकता है। तो थोड़ा सा इनकी कुंडली पर विचार करते हैं। मैंने पूरी एक
इनकी रिसर्च तैयार की है 4 पन्नों की 6 पन्नों की। इसमें मुझे को जो 1 दिन का समय लगा है, अब मैं उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इनका जो लग्न है, लग्न का मान 19 डिग्री 45 अंश 39 कला है, अर्थात लग्न तो मजबूत है। अब इसके बाद देखा जाए तो इनकी कुंडली में जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है, यानी दूसरा ग्रह है, तो इनका सूर्य जो है 17 डिग्री 21 अंश 29 कला 19 कला पर है, मीन राशि में। सूर्य की भी स्थिति ठीक है। चंद्रमा इनका 6 डिग्री 44 अंश 26 कला पर है, मीन राशि में, सूर्य के साथ युति पर है। और मंगल इनका 4 डिग्री 33 अंश 15 कला पर वृश्चिक राशि में, अर्थात तृतीय भाव में, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ के भाव में है। तो ये स्थिति मंगल की है। बुध इनका 5 डिग्री 58 अंश 51 कला पर मेष राशि में है, और मेष राशि इस लग्न में अष्टम भाव में आती है। तो इनका बुध अष्टम में है और बुध ही लग्नेश है। कन्या का स्वामी बुध और बुध लग्नेश, और लग्नेश अष्टम में होने के कारण अवयोग का निर्माण होता है। और अवयोग के क्या हानि है और क्या प्रभाव है, मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। पहले हम इनकी कुंडली की अन्य बारीकियों पर जाएं। शुक्र इनका 27 डिग्री, गुरु इनका 18 डिग्री 33 अंश पर है, उदित स्थिति में, धनु राशि में, चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर बैठा है। गुरु की डिग्री अच्छी है। उसके बाद इनका जो मुख्य ग्रह है शुक्र, जो कि भाग्येश है, 9वें भाव का स्वामी है। तो शुक्र की स्थिति है 27 डिग्री 21 अंश 10 कला, और शुक्र बैठे हैं आपका विषम राशि में 6वें भाव में, 6वें भाव में अर्थात कुंभ में, कुंभ राशि में, अपने मित्र की राशि में ही बैठे हैं, लेकिन 6वें भाव में बैठे हैं। ध्यान दीजिए, भाग्य का स्वामी 6वें भाव में बैठा है 27 अंश की स्थिति पर। और 27 अंश की स्थिति पर बैठने का क्या मतलब होता है, मैं आगे चर्चा करूंगा। मित्रों, निवेदन है कि यह विश्लेषण है कुंडली का, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, धैर्य बनाए रखें, और बहुत काम की बात होगी, बहुत काम की चर्चा होगी। और निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों तक इस ज्ञान की पहुंच हो सके। अब हम शुक्र के बाद इनके जो ग्रह बचे हैं, शनि पंचमेश और खष्टेश दोनों हैं। शनि इस लग्न में कारक होते हैं। शनि की स्थिति ये है कि शनि 21 अंश 41 कला 23 डिग्री पर तुला राशि में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तुला राशि इस लग्न में द्वितीय भाव अर्थात धन, पित्त और कुटुंब, परिवार, वाणी का भाव होता है, उसमें उच्च की स्थिति में बैठे हैं। राहु 16 डिग्री 5 अंश 4 कला पर वृष राशि में बैठे हैं, नवम में। केतु वृश्चिक राशि में बैठे हैं, मंगल के साथ युति बना करके, केतु मंगल की युति है। अब इस ग्रह परिस्थितियों और युतियों के अनुसार इनका जीवन कैसा होगा, तो हम पहले खाना नंबर 1 अर्थात लग्न की चर्चा करते हैं। कन्या लग्न एक अद्भुत लग्न होता है, स्मार्ट, सुंदर, और कहा जाए तो मैनेजमेंट की राशि है कन्या। हमेशा मैनेजमेंट में रहने वाला व्यक्ति मैनेजर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लग्न में तो बल है, लग्न इनका 19 डिग्री के ऊपर है, तो लग्न में तो बल है, लेकिन लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं, और वो भी 5 अंश पर। अब अष्टम भाव में बन रहा है मेष राशि, आ रही है मंगल की राशि, और तात्कालिक मित्रता शत्रुता के भाव से देखा जाए तो मंगल अपने वृश्चिक राशि में बैठे हैं,
जो कि इस लग्न का तीसरा घर है, तीसरा भाव है। तो इस हिसाब से बुध उनकी राशि में बैठे जरूर हैं, लेकिन तात्कालिक शत्रुता हो जाती है। और बुध का बल इतना कमज़ोर है, यानी लग्नेश का बल इतना कमज़ोर है 5 डिग्री, और चूँकि मेष विषम राशि है तो इसमें बैठा ग्रह 5 डिग्री पर कहा जाए तो बाल्यावस्था में होगा, एकदम छोटा नन्हा बालक। तो बालक का बल है इनके लग्नेश में। इसका प्रभाव इन पर क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि इनकी स्थिति कार्य क्षेत्र में या अन्य तरह से कहीं बेहतर नहीं होगी। और अवयोग ही ऐसा है जो बहुत संघर्ष करवाता है, हर वक्त संघर्ष करवाता है। सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है किसी कार्य में, तो संघर्ष के लिए इनको तैयार रहना होगा और संघर्ष कर भी रहे होंगे। दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा होगा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी, अर्थात दूसरे घर की, जो वाणी, पैतृक और संपत्ति और धन भाव का है। यह तुला राशि है और इसमें शनि बैठे हैं, जो शनि की उच्च राशि है। तो एक बात निश्चित है कि इनके पास पैतृक संपत्ति होगी, इनके पास पैतृक संपत्ति होगी और ठीक ठाक मात्रा में होगी, समझ लीजिए। अब ये पैतृक संपत्ति हो सकता है पिता द्वारा अर्जित की गई हो, खानदानी हो, माता द्वारा अर्जित की गई हो, और उससे इनको रेंट भी आता होगा और वह रेंट ही इनकी आय का प्रमुख साधन होगा। ये तो हो गई दूसरे भाव की। वाणी के स्तर पर इनकी वाणी बड़ी दिव्य होगी, भाषा बड़ी दिव्य होगी, बोली बड़ी अच्छी होगी, लेकिन थोड़े मुंहफट टाइप के होंगे और ये मुंह पर अपनी बातें कह देते होंगे, कोई बिना फील संकोच के। इससे थोड़ा सा इनको लोग अवॉइड भी करते होंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये निश्चित ही कि मुंहफट टाइप के होंगे, स्पष्ट बात करने वाले होंगे। मैंने मुंहफट एक ग्रामीण भाषा का उपयोग किया, कहा जाए स्पष्ट वक्ता होंगे। और स्पष्ट वक्ता को समाज में क्या स्थान मिलता है आप जानते हैं, बहुत कम लोग पसंद करते हैं किसी भी स्पष्ट वक्ता को। तीसरे घर में आते हैं। तीसरा घर मंगल की राशि वृश्चिक है और मंगल बैठे हैं, राशि जल तत्व की है लेकिन मंगल अग्नि तत्व के, और केतु के साथ युति में बैठे हैं। यहाँ से मंगल चौथे अपनी चतुर्थ दृष्टि से रोग ऋण शत्रु भाव को देख रहे हैं। तो इनके लिए एक चीज़ यह है कि यह कभी किसी को कर्ज न दें। अगर कर्ज देंगे, पैसा देंगे तो फंस जाएगा, वापस नहीं आना है, यह सत्य है। और ये अपने जीवन में भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, क्योंकि मंगल विच्छेदात्मक ग्रह हैं और इस लग्न में सबसे बड़े मारक हैं। कन्या लग्न में मंगल सबसे बड़े मारक हैं और अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम वृश्चिक राशि तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो दोनों भाव मारक है। इसलिए मारक दृष्टि पड़ रही है वृष राशि पर, जो कि मित्र दृष्टि भी नहीं है। भाग्य भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि, तो भाग्य से विच्छेद बना रहा होगा और बना रहेगा। मतलब भाग्य का साथ इन्हें बहुत ही कम मिलेगा और ऐसा हो रहा होगा। दूसरी चीज़ है कि मंगल केतु की युति एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा लगता है कि समस्याओं का अंत ही नहीं है। एक समस्या आती है, दूसरी आने को तैयार रहती है, ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं हुई तीसरी आ जाती है। ये तो वृश्चिक राशि में बैठे मंगल की है। क्योंकि मैं वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा जल्दी बताऊंगा, बाकी इनको मैं जो है लिखित में, चूँकि इन्होंने विश्लेषण के लिए दिया है तो मैं लिखित में विस्तार से दूंगा। अब ये तो हो गई तीसरे घर की कहानी और मंगल ग्रह की। चतुर्थ घर यानी माता और सुख का घर, भूमि भवन वाहन का घर। यहाँ गुरु बैठे हैं स्वग्रही होकर के, यह बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु इस लग्न में कारक नहीं होते, तटस्थ हैं या अकारक हैं। और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि भूमि भवन और क्षेत्र के कारक हैं और भूमि भवन क्षेत्र के
घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, भाव पर दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हैं तो दूसरा तीसरा चौथा तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो इनके पास क्षेत्र यानी भूमि भवन वाहन तो होगा, वह पैतृक होगा, लेकिन होगा, यह निश्चित है। लेकिन यहाँ गुरु पीड़ित हो जा रहे हैं और इसी गुरु का इन्होंने रत्न पहना है, पुखराज। और कहा जाता है कि पीड़ित ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में अगर ये पहने हैं तो इनको लाभ तो मिलना चाहिए, लेकिन लाभ मिल नहीं रहा होगा, यह मेरा दावा है। क्यों नहीं मिल रहा होगा ये आगे स्पष्ट होगा। यह तो हो गई चौथे घर की कहानी। पांचवा घर मकर राशि। मकर राशि गुप्तता की राशि है, अर्थात इनका ज्ञान गुप्त होगा। जो भी इन्हें ज्ञान होगा वह गुप्त रहता होगा। इनका ज्ञान अपने तक गुप्त रहता होगा और नियम से ये बहुत कम लोगों को बता पाते होंगे अपना ज्ञान। अपने ज्ञान का प्रयोग भी बहुत कम कर पाते होंगे, और जो करते होंगे छुप करके या गुप्त रूप से। यह तो पश्चिमी है, पांचवा घर। छठे घर की कहानी है। छठे घर यानी कि कुंभ राशि में शुक्र बैठे हैं, शुक्र इनके भाग्येश हैं, और यहाँ से बैठ करके अपनी एकमात्र और सातवीं दृष्टि से 12वें भाव यानी व्यय भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित है कि ये व्यय कराते होंगे, इनसे व्यय कराते होंगे। अब इनको यह चाहिए कि व्यय इनका अच्छे कामों में हो तब तो ठीक है, अगर व्यय कभी बुरे कर्मों में होने लगा तो यह इनके लिए घातक होगा। दूसरे शुक्र इस इनके भाग्य से हैं इस लग्न में, और भाग्य से आकर के खष्टम में बैठा है। तो यहाँ भी यही संदेश है कि आपका भाग्य ही रिस्क में है, अर्थात संघर्ष में है। आपको संघर्ष से ही भाग्य की प्राप्ति होगी और कोई साधन नहीं है। अब आइए सातवें भाव में। सातवें भाव में सूर्य और चंद्रमा, यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। सूर्य और चंद्रमा की युति है, और चंद्रमा 6 डिग्री पर होते हुए सूर्य के सामने अस्त हैं। समस्या यहीं से है। अब इनके जीवन में क्या रहा होगा, थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा है तो बहुत विश्लेषण नहीं हो पाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन सातवें भाव में चंद्रमा की सूर्य से युति और चंद्रमा अस्त, तो दो बातें तो निश्चित होंगी। इनको माता का सुख नहीं मिला होगा। अब माता का सुख इस तरह से नहीं मिला होगा कि या तो माता न हो, या माता कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हो, या कोई राजनीतिक हो, महिला हो, जो कि जिनका ज़्यादातर समय अपने कार्य में ही बीता हो, और माता का प्रेम यानी माता ने समय ही न दे पाया हो इनके लिए, तो माता का सुख कहाँ मिला। और हो सकता है, और यह भी होगा कि माता इनकी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या कार्य क्षेत्र में होने के नाते नियम कायदे कानून की बड़ी स्ट्रिक्ट रही हो, क्योंकि सूर्य की युति है और सूर्य है सरकार या राजा। तो चंद्रमा पर यानी माता, चंद्रमा माता का कारक है और अस्त है, तो जो भी गुण आएगा वो चंद्रमा का गुण नहीं रह जाएगा। चंद्रमा मतलब माता, माता मतलब प्रेम, उत्साह, तो माँ का प्यार नहीं मिला होगा। उस माँ में भी इनको पिता का ही व्यवहार मिला होगा, या तो माता होंगी नहीं, और अगर होंगी तो माता ने इनको इस तरह से पाला होगा कि ये एक पिता बन करके पाला होगा। माँ से जो लाड़ प्यार मिलना चाहिए वह बहुत कम मिला होगा। दूसरी बात यह हो गई कि चंद्रमा इनका आयेश है, मतलब आय भाव का स्वामी है 11वें घर का। अब चंद्रमा की स्थिति ये होती है कि चंद्रमा यदि आय भाव का स्वामी है तो आय स्थिर नहीं रहेगी, आय कम बेसी घट बढ़ के हिसाब से रहेगी। लेकिन यहाँ चंद्रमा अस्त है तो आय भी इनकी बहुत, व्यक्तिगत आय इनकी बहुत कम होगी। लेकिन यह युति एक संदेश और देती है कि यह युति 7वें घर में बनी है, अर्थात पत्नी के घर में। तो पत्नी इनकी किसी न किसी जॉब में होगी, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, संभावना अधिकतर सरकारी जॉब की है। और पत्नी की तनख्वाह इनकी आय का एक साधन होगा। एक आय का साधन हो गया कि वंशगत यानी खानदानी संपत्ति से रेंट वगैरह, और दूसरा आय का साधन हो गया इनका कि पत्नी की सैलरी।
यह संभावना इनकी कुंडली में पूर्ण रूप से है। अब आते हैं 8वें भाव में। 8वें भाव में लग्नेश बैठे हैं तो उम्र तो इनकी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि 8वां घर से मृत्यु और जीवन का विचार किया जाता है और लग्नेश बैठे हैं तो निश्चित है कि इनकी आयु अच्छी होगी, लंबी होगी। कन्या लग्न एक ऐसा लग्न है जिसमें लग्न का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी एक ही होता है। लग्न में कन्या राशि होती है तो 10वें घर कर्म भाव में मिथुन राशि होती है, दोनों के स्वामी एक ही हैं। और बुध बैठे हैं अष्टम भाव में, तो निश्चित है कि इनके पास कार्य और व्यापार बहुत अच्छा नहीं होगा। जो भी कार्य व्यापार होगा बड़ा डावाडाल स्थिति में होगा। लेकिन पैतृक संपत्ति और पत्नी की संपत्ति से इनको, पत्नी के सैलरी से इनको लाभ मिल रहा होगा। 9वें घर में बैठे हैं राहु। कन्या लग्न में राहु एक योगकारी ग्रह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु को कोई स्वतंत्र राशि नहीं दी गई है। राहु कन्या को ही अपनी राशि मानते हैं और कन्या इनका लग्न है। और अगर बुध की डिग्री कम है, जो कि वास्तव में कम है, राहु से बुध की डिग्री कम अगर हो कन्या लग्न में, तो मान लिया जाता है कि तब राहु ही लग्नेश हुआ। तो लग्नेश एक तरह से राहु हुआ और राहु बैठा है भाग्य भाव में। तो लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना यह इनका वही पॉजिटिव पॉइंट है कि सब 2-3 स्थितियाँ बुरी रहते हुए भी ये ऐश्वर्य का जीवन जी रहे होंगे, धन संपत्ति की कमी नहीं होगी जो है, लेकिन वह राहु के कारण है। क्योंकि राहु एक तरफ लग्नेश हुआ और लग्नेश बैठा है भाग्य में, तो जो भी इनको मिला है वह भाग्य से मिला है, पैतृक संपत्ति या पत्नी के थ्रू। इनकी जो बर्थ चार्ट है वो थोड़ी सी वीक है, जो इनको नहीं दे रही है। लेकिन चूंकि राहु लग्नेश भी बन जाते हैं। अब 9वें भाव के बाद 10वें भाव की बात करें तो 10वें भाव में इनके कोई ग्रह नहीं है। 11th में कोई ग्रह नहीं है, 12th में कोई ग्रह नहीं है। तो इन ग्रहों की चर्चा करना बहुत, इन भावों की चर्चा करना वीडियो में नहीं ठीक है। मैं आगे इनको लिखित में भेजूंगा। मतलब यह निकला कि अब अपने विषय पर आते हैं कि इस कुंडली में रत्न जो इन्होंने पुखराज पहन रखा है उससे क्यों लाभ नहीं मिला और कौन सा रत्न इनको लाभ देगा। तो बंधुओं, लाभ इसलिए नहीं मिला कि पहले तो गुरु अकारक ग्रह हैं, लेकिन गुरु इतने शुभ हैं, गुरु सबके लिए अच्छा करते हैं, तो लाभ मिलना चाहिए, स्वगृही भी हैं, लेकिन मिला नहीं है, यह कन्फर्म है। इसलिए नहीं मिला कि फिर वही आ जाता है चंद्र फैक्टर। चंद्रमा इनका अस्त है सूर्य के सामने, और किसी भी भाव या प्रभाव या किसी भी ऊर्जा को लेना तो चंद्रमा को ही है, जो कि मेरा सर्वकालिक तथ्य है। गुरु बहुत ऊर्जा दे रहे हों, गुरु का रत्न इसीलिए पहना जाता है कि व्यक्ति के पास धन आए हो, इनकम हो। अब गुरु तो आकर के सामने से धन देंगे नहीं, गुरु का रत्न पहनेंगे, ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से आप कोई कार्य व्यवसाय करेंगे जिससे कि आपको लाभ होगा। यही गुरु का मतलब या किसी ग्रह का मतलब होता है और उसके रत्न पहनने का। अब चूंकि गुरु का रत्न आपने पहना, मीन राशि है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस रत्न से जो ऊर्जा मिलेगी उसको लेने वाला तो चंद्रमा है। चूंकि कार्य तो चंद्रमा को ही करवाना है, आपसे मन से ही तो कार्य करवाना है। चंद्रमा मन सो जाता, तो चंद्रमा मन है और मन की स्थिति ये है कि मन अस्त है, तो मन न तो पुखराज की ऊर्जा ले पाएगा। इस कुंडली में शनि योगकारी है, अच्छी स्थिति में है, शनि का रत्न नीलम पहना जा सकता है, लेकिन चंद्रमा नीलम की भी ऊर्जा नहीं ले पाएगा, क्योंकि चंद्रमा अस्त है, उसकी डिग्री इतनी कमज़ोर है और अस्त है, तो कहाँ वह ऊर्जा ले पाएगा। राहु का रत्न गोमेद भी इसमें योगकारी बनता है, लेकिन बात वही है कि लेने वाला जो बल को लेगा वह तो जीरो है। अब चंद्रमा को अगर पावर दिया जाए, चंद्रमा का रत्न पहना करके, यानी मोती, चंद्रमा आय भाव का स्वामी है, तो क्या होगा। तो भाई चंद्रमा को पावर दिया जा सकता है, लेकिन चंद्रमा बैठा है 7वें भाव में और 7वां भाव कुंडली का मारक भाव होता है।
तो चंद्रमा जो ऊर्जा देगा वह योगकारी भी देगा और मारक शक्ति भी देगा, क्योंकि वह मारक भाव में बैठा है। समझिए, चंद्रमा मारक भाव में बैठा है सूर्य की युति में और अस्त है। तो अगर चंद्रमा को बल मिलेगा तो वह बल सप्तम भाव का भी बल लेगा, सप्तम भाव के प्रभाव में भी वृद्धि करेगा अगर चंद्रमा का रत्न पहना दिया जाए तो सप्तम भाव के प्रभाव में वृद्धि होगी। सप्तम भाव मारक है। अब चूंकि अगर इसकी चर्चा करें तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, घंटों की बात हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर चंद्रमा अस्त है तो कोई रत्न काम नहीं करेगा, कोई रत्न काम नहीं करेगा। चंद्रमा कमजोर है तो कोई रत्न काम नहीं करेगा। अब चंद्रमा को मजबूत करने की विधि यही है कि चंद्रमा के उपाय किए जाए, शिव को जल चढ़ाया जाए। पुखराज पहनने से ज़्यादा अच्छा इनको लाभ मिलेगा। पहने हैं, पहने रहे, हानि कोई नहीं, लेकिन इनको पुखराज के साथ अगर ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो ज़्यादा लाभ होगा। और चंद्रमा को बल देने के लिए शिव पर दुग्ध से अभिषेक करें, थोड़ा मिश्री डाल करके, साथ में शिव की आराधना करें। यह तो यंत्रों की बात हो गई और चंद्रमा को बल मिलने लगेगा। चंद्रमा की वस्तुएं दान कभी न करें, मतलब दूध दही इत्यादि चीज़ें दान न करें। दान करने से चंद्रमा कमज़ोर होगा। लोग दान करवा देते हैं कि जो ग्रह कमज़ोर है उसका दान करो। भैया, ग्रह कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उनका दान करोगे तो प्रसन्न होंगे। ग्रहों के प्रसन्न होने का मैटर नहीं है। जिस ग्रह को आपको मजबूत करना है उसकी ऊर्जा को ग्रहण करना है, उससे संबंधित चीज़ें अपने पास रखनी है। और जिस ग्रह को कमज़ोर करना हो, अर्थात जो ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, जैसे इनकी कुंडली में केतु मंगल की युति में है, तो इससे इनको बताया कि एक समस्या ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तीसरी आ जाती है। साथ ही इनके शरीर में ज्वाइंट्स में दर्द की शिकायत भी होगी। तो यहाँ केतु को कमज़ोर करना होगा, केतु का दान करना होगा, मंगल का नहीं। उसी तरह से यहाँ चंद्रमा के वस्तुओं का अगर दान कर देंगे तो चंद्रमा तो वस्तु है, उसका प्रभाव और कमज़ोर होने लगेगा। तो चंद्रमा की वस्तुओं को पास रखना है। ये चांदी की माला पहने। और अंतिम बात मैं कहूँगा कि इसका एकमात्र उपाय है कि श्री यंत्र ही इस कुंडली में कारगर हो सकता है, क्योंकि श्री यंत्र ऐसा बनेगा जो चंद्रमा को बल देगा और नेगेटिव एनर्जी जो ग्रहों के योग से मिल रही है उसको दूर करेगा, उससे रक्षा करेगा। अब वीडियो में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, तो यही मैं कहूँगा कि कभी राशि या लग्न के नामों या ग्रहों के अनुसार रत्न न पहन ले, कोई लाभ नहीं होगा, आपका पैसा व्यर्थ जाएगा। जब तक कि उनकी विवेचना न हो जाए कि वो योगकारी हैं भी या नहीं। मैं यही शुरू से कहता हूँ। तो बंधुओं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। फिर वही बात कि केवल राशि अनुसार या नाम अनुसार रत्न न पहने, जो मेरा मूल विषय शुरू से रहा है। विश्लेषण के बाद ही रत्न पहने, क्योंकि रत्नों में पैसा लगता है और रत्नों से मिलने वाली ऊर्जा कभी कभी हानिकारक भी होती है। इस बात को ध्यान रखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।